बारे में। सांख्यिकी श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। हम इन श्रेणियों के प्रकार देखें उससे पहले ये देखें कि एक सांख्यिकी श्रेणी क्या होती है। जब हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, एकत्रित किए गए आंकड़ों को यदि किसी तर्क के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो वह सांख्यिकी श्रेणी कहलाती है। अब उसे सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का जो तरीका है, उसके आधार पे वो जो श्रेणियां हैं वो अलग अलग तरह की हो जाती हैं। यदि आपने सभी के व्यक्तिगत आंकड़ों को लेकर व्यवस्थित किया है तो व्यक्तिगत श्रेणी हो जाएगी। अगर आंकड़े खंड खंड हैं और उससे संबंधित आवृत्ति है तो खंडित श्रेणी हो जाएगी। और अगर आपने अपने आंकड़ों को समूह में बांटकर उसके आधार पर उनकी आवृत्तियों को लिया है तो वो सतत श्रेणी कहलाएगी। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जहां सभी आंकड़ों की व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध हो वह श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। मान लीजिए हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास सभी 50 स्टूडेंट्स के प्राप्तांक अगर उपलब्ध हैं, उन्हें हम एक श्रेणीबद्ध तरीके से 1, 2, 3, 4 लेके 50 तक स्टूडेंट्स और उनके प्राप्तांक उसे एक श्रेणी के रूप में अगर हम लिखेंगे तो वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। व्यक्तिगत सूचना आपके पास यदि उपलब्ध हो, उस श्रेणी से आपको व्यक्तिगत सूचना प्राप्त हो रही हो तो वह श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। आप देखिए, यहाँ हमने 6 विद्यार्थी लिए हैं और इन 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमारे सामने हैं। पहले विद्यार्थी के प्राप्तांक हैं 8, दूसरे के 17, तीसरे के 20, छठे विद्यार्थी के 35। तो सभी विद्यार्थियों की सूचना हमारे पास है तो ये एक व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। पर व्यक्तिगत श्रेणी अगर आपके जो आंकड़े हैं वो सीमित हो तभी काम आती है। अब आपको 1000 लोगों के आंकड़े जो हैं उनके आधार पर अपना कोई सर्वे करना है, अपना कोई निष्कर्ष निकालना है, रिसर्च करनी है, तो 1000 आंकड़ों को अगर आप लिखने लगेंगे तो आपकी तालिका बहुत लंबी बन जाएगी। उन 1000 लोगों से जो प्राप्त आपको आंकड़े हैं वो आपको व्यवस्थित करने पड़ेंगे। या तो उसे आप खंडित श्रेणी में व्यवस्थित करेंगे या फिर सतत श्रेणी में। तो हम अब बात करते हैं खंडित श्रेणी की। अगर हमारे आंकड़े ज़्यादा हों लेकिन हम उन्हें पद और उससे संबंधित आवृत्ति के संदर्भ में व्यवस्थित कर पाएँ तो वह श्रेणी खंडित श्रेणी कहलाती है। जैसे हम 30 विद्यार्थी लें कि 50 विद्यार्थी लें कि 100 लोग लें, उनसे जो हमारे पद हैं, जिस चर के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी संख्या अगर सीमित हो तो हम उन आंकड़ों को खंडित श्रेणी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास ये 30 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं और ये प्राप्तांक 1 से लेके 10 के बीच में है। तो हम उस पद को, प्राप्तांक जो हैं, अंक जो है, उन्हें हम एक तरफ लिख देते हैं 1 से लेके 9 तक। और इन अंकों को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, आवृत्ति हम यहाँ लिखते हैं। ये आवृत्तियाँ हमने पिछले वीडियो में देखा था टैली बार के माध्यम से किस तरह से निकाली जाती है। तो इस तरह से यदि हमारे पद और उससे संबंधित आवृत्तियाँ, इस तरह से हम हमारे आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं, इस रूप में हम एक श्रेणी बनाते हैं तो यह श्रेणी खंडित श्रेणी कहलाती है। लेकिन यदि हमारे उपलब्ध आंकड़े और उनसे संबंधित आवृत्तियाँ, पद और उनसे संबंधित आवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो एक एक पद और उससे संबंधित आवृत्ति निकालना भी, आवृत्ति को व्यवस्थित करना भी मुश्किल होता है। तो हम वहाँ
ग्रुप्स बना देते हैं कि हम 100 का ग्रुप बना देंगे, 1000 का ग्रुप बना देंगे, कि 5-5 का ग्रुप बना देंगे, कि 10-10 का ग्रुप बना देंगे। अगर हम आय की बात करें तो 0 से 1000 तक इनकम प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, 1000 से 2000 या 0 से 10,000, 10,000 से 20,000, तो वहाँ हम ग्रुप बना लेंगे। ऐसे ही अगर हम छोटे स्तर पर देखें तो जैसे प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं कि भी 0 से 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 5 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, या हम 10-10 के अंतर पे हम एक ग्रुप बना देते हैं, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो जहाँ हम अपने पद को हमारी सुविधा के अनुरूप और आंकड़ों के अनुरूप नियमानुसार ग्रुप्स में बांटते हैं और उससे संबंधित आवृत्तियां लेते हैं और इसके आधार पे एक श्रेणी बनाते हैं, तो वह सतत श्रेणी कहलाती है। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि कुछ लोगों का या स्टूडेंट्स का वेट हमारे पास दिया है, वो वेट 40 किलो से लेके 65 किलो के बीच में है। तो हमने 5-5 किलो के आधार पर ग्रुप बांट दिए, 40 से 45 किलो के बीच में, 45 से 50 किलो के बीच में, 50 से 55, और उनसे संबंधित हमने विद्यार्थियों की संख्या लिख दी। तो ये एक सतत श्रेणी का रूप बन गया। यह सतत श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी कही जाती है सांख्यिकीय दृष्टिकोण से, क्योंकि अधिकांश आंकड़े इसी श्रेणी में उपलब्ध होते हैं। इस श्रेणी के कई प्रकार कहे गए हैं। सतत श्रेणी में अपवर्जी श्रेणी, समावेशी श्रेणी, असमान वर्गांतरों वाली श्रेणी, माध्य मूल्य जिसमें दिया हो ऐसी श्रेणी, खुले जिसके शीर्ष हों, दोनों छोर जिसके खुले हों ऐसी श्रेणी, या संचयी आवृत्तियां जहां दी हुई हो इस तरह की श्रेणी। तो सतत श्रेणी के कई रूप होते हैं, लेकिन चाहे कोई भी रूप हो, चाहे वो समावेशी हो, असमान हो, माध्य मूल्य हो, खुले शीर्ष वाला हो, चाहे संचयी आवृत्ति का हो, हर सवाल को आपको, हर श्रेणी को आपको अपवर्जी श्रेणी में सामान्य तौर पर परिवर्तित करना होता है और उसके बाद आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो महत्व की दृष्टि से सतत श्रेणी में अपवर्जी श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब अपवर्जी श्रेणी क्या होती है, आइए अब हम देखते हैं। अपवर्जी श्रेणी, अपवर्जन, जहां छोड़ दिया जाए किसी संख्या को। अब किसे हम छोड़ते हैं, देखिए हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हमारे पास यहाँ एक उदाहरण है जहाँ वर्ग दिया हुआ है 100 से 110। 100 से 110 कोई भी पद मूल्य है, मान लीजिए हम यहाँ आय ही लेते हैं कि 100 से 110 रुपये जिसकी दैनिक आय है, ऐसे लोग हैं 3। आगे हम पढ़ें तो 110 से 120 रुपये जिसकी आय है वो है 7। तो हमारे दिमाग में एक संदेह आता है कि 110 रुपये जिसकी इनकम है वह कहाँ जुड़ा है, 100 से 110 के बीच में या 110 से 120 के बीच में। तो इस समस्या का समाधान इस श्रेणी में किया जाता है कि हम यहाँ 100 और 110, तो पहली जो है वह है हमारी L1 और दूसरी जो वर्ग की सीमा है वो हमारी है L2, कि जो हमारी L2 है उसे हम उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं करते हैं। कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ 100 से 110 की, तो हम यहाँ वाकई में बात करेंगे 100 से लेके 109.99 तक की संख्याओं की, क्योंकि 110 अगले वर्ग 110 से 120 के बीच में शामिल होगा। अब यहाँ 120 शामिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 119.99 तक की संख्याएं सम्मिलित की जाएंगी। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस वर्ग में L2 छोड़ दी जाए, उसमें शामिल नहीं हो, उसका अपवर्जन कर दिया जाए, ऐसी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी कहलाती है। और जहाँ दोनों ही L1 और L2 दोनों को ही समाविष्ट किया जाए, वो श्रेणी क्या कहलाएगी, वो श्रेणी समावेशी श्रेणी कहलाएगी। जैसे यह एग्जाम्पल है हमारे पास कि 100 से 109 तक, तो 109 जो है वो भी इस पहले वर्ग में ही काउंट हो रहा है। अगला वर्ग है 110 से 119, तो 119 उसी वर्ग में काउंट हो रहा है क्योंकि वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। अगला जो है वो 120 से शुरू हो रहा है।
तो ऐसी श्रेणी जो है वो समावेशी श्रेणी कहलाती है, जहाँ L1 और L2 दोनों का समावेश उसी वर्ग के अंतर्गत किया जाता है, वह श्रेणी समावेशी श्रेणी कहलाती है। इसी तरह कई बार हमें वर्ग की L1 और L2 नहीं दी होती, उनकी सेंट्रल वैल्यू और उससे संबंधित सूचनाएं दी हुई होती हैं, तो वह माध्य मूल्य वाली श्रेणियां कहलाती हैं। अब इस एग्जाम्पल में 5, 15 ये किसी भी वर्ग की माध्य मूल्य, जैसे 5 अगर किसी वर्ग का माध्य मूल्य है तो अगले वर्ग का माध्य मूल्य 15 और अंतिम वर्ग का माध्य मूल्य 45। तो इनके बीच जो अंतर है उसके आधार पर वर्ग सीमाएं निकाली जाती हैं। वो हम आगे सवाल में देखेंगे कि किस तरह से हम माध्य मूल्य के आधार पर अपवर्जी श्रेणी को परिवर्तित करते हैं। इसी तरह कुछ श्रेणियां ऐसी होती हैं जिनमें ऊपर का ऊपरी छोर और निचला छोर खुला होता है, वहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है कि अंत कहाँ से हो रहा है वो हमें पता नहीं होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, 5 से कम 7 और 30 से अधिक 4। तो 5 से कम, तो 5 से कम कितने? 5 से कम 4 से 5, 4 तक है कि 3 तक है कि 0 तक है कि -10 है, हमें इस छोर का पता नहीं है। इसी तरह 30 से अधिक, तो 30 से अधिक कहाँ तक की संख्याओं को सम्मिलित किया गया है ये भी हमें पता नहीं है, तो ये छोर खुले हैं। तो ऐसी श्रेणी को खुले छोर वाली या खुले शीर्ष वाली श्रेणियां कहा जाता है। इसी तरह अगली श्रेणी आती है असमान वर्गांतर वाली श्रेणियां, जिसमें जो वर्गों के मध्य का अंतर है वह हर वर्ग में अलग अलग होता है, समान वर्गांतर नहीं होता। अब आप इस उदाहरण में देखिए, 0 से 10, तो यहाँ 10 का अंतर है, 10 से 30, 20 का अंतर है, 30 से 60, 30 का अंतर है, और 60 से 100, 40 का अंतर है। तो वर्गांतर हर वर्ग में अलग अलग है, तो ये ऐसी श्रेणियां असमान वर्गांतर वाली श्रेणियां कहलाती है। अब इसके बाद आती है संचयी आवृत्ति वाली श्रेणियां, जहां संचयी आवृत्ति दी हुई होती है। अब यह संचयी आवृत्ति से कम श्रेणी के रूप में भी हो सकती है और से अधिक श्रेणी के रूप में भी हो सकती है। अगर आपकी श्रेणी इस तरह से व्यवस्थित है कि 5 से कम, 10 से कम, कम से कम, और उसके आधार पे आप श्रेणी के से संबंधित आवृत्तियों को जोड़ते जा रहे हैं, तो वह से कम आवृत्ति वाली श्रेणी कहलाएगी। और यदि आपकी श्रेणी में आंकड़े इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं कि अधिक के आधार पर संचयी आवृत्ति को जोड़ा या घटाया गया है, तो वह आपकी से अधिक श्रेणी कहलाएगी। जैसे 10 से अधिक, तो यहाँ आपके पास 50 है, तो ये आपकी कुल संख्या आ गई। 20 से अधिक, तो उन 50 में से कुछ जो 10 से अधिक में रह गए उनको माइनस करके हमारी श्रेणी में F आ जाती है 45। इसी तरह 50 से अधिक, कि भी 50 से अधिक सिर्फ 5 हैं, तो 50 से 60 के बीच में लोग जो हैं वो 5 आएंगे। तो इस तरह से यह से अधिक श्रेणी कहलाती है। तो ये है हमारी संचयी आवृत्ति श्रेणियाँ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सांख्यिकी में श्रेणियाँ बनती हैं, जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को हम व्यक्तिगत तौर पर, खंडित तौर पर या सतत श्रेणी में समूह और आवृत्तियों के आधार पर सुव्यवस्थित कर सकते हैं।